السلام علیکم۔ صرف ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس فی الحال شو ہو رہے ہیں، آن لائن ہیں بیٹا، باقی اسٹوڈنٹس کو بھی میسج دے دیجیے کہ وہ کلاس جوائن کر لیں، اور میں 10 منٹس لوں گی، اسٹوڈنٹ بھی مین وائل جوائن کر لیں سارے، اور میں نماز پڑھ لوں بیٹا، 10 منٹس مجھے دے دیں، تو تب تک اسٹوڈنٹس بھی باقی جوائن کر لیں گے تو ہم اپنا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟
اوکے جی اسٹوڈینٹس، آئی اسٹل ہیو جسٹ 7 اسٹوڈینٹس. کہاں ہیں باقی تمام اسٹوڈینٹس؟ پڑھنا نہیں ہے انہوں نے، کلاس نہیں لینی کسی نے. آپ نے میسج کیا، کمیونیکیٹ کیا انہیں، واٹ از دا ریزن؟ صرف 7 اسٹوڈینٹس ہیں میرے پاس. میں نے 10 منٹس لیے تھے آپ سے فور نماز، بٹ ابھی تک اسٹوڈنٹ نہیں آئے ہیں. اٹس ویری بیڈ. اوکے چلیں، کافی ویٹ ہو گیا. اب میں لیکچر اپلوڈ کر لیتی ہوں. مین وائل جو اسٹوڈنٹ ہمیں جوائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، ادروائز ہم اپنا لیکچر کنٹینیو کریں گے. اوکے جی اسٹوڈینٹس، کافی ویٹ کر لیا باقی اسٹوڈینٹس کے لیے. ہم اپنا لیکچر اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اچھا جی، نیڈ اسسمنٹ چل رہا تھا. ہم نے آبجیکٹیوز پڑھ لیے تھے، نیڈس کیا ہوتی ہیں. پھر ہم نے تمام جو میسلو نے ایک جو موٹیویشنل تھیوری پریزنٹ کی تھی اباؤٹ دا نیڈس کو
ने पूरा एक हायरार्की में प्रेजेंट किया था, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। एक एक करके हमने तमाम नीड्स को भी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आज की क्लास में हमने जो एक लर्निंग नीड्स होती हैं, किसी की भी हो सकती हैं, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, वो पेशेंट हो सकता है, वो कम्युनिटी हो सकती है, वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं। तो उनकी जो लर्निंग नीड्स हैं, यानी उनको क्या चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है, क्या क्या उनकी लर्निंग नीड्स हो सकती हैं, उनको असेस करना ज़रूरी है। सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। जब तक हम किसी जो लोग हैं उनकी, कोई भी है, मैंने आपको ऑडियंस बताएं, उनकी नीड्स को जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, हम उसके लिए कोई काम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो लर्निंग नीड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको असेस करने के लिए जो फ्रेमवर्क है वो हमने आज डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था बेटा। ओके, अब हम ये पढ़ लेते हैं। सिंपल एक हमारी स्लाइड रह गई थी, इसको मैंने ये आपके साथ डिस्कस करना था कि मेथड्स क्या हो सकते हैं टू असेस द लर्निंग नीड्स। जो आपके यानी लर्निंग नीड्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, हमने असेस करना है कि लोगों की, जो भी हमारे लोग हैं, जैसे वो अभी डिस्कस किया, वो आपके पेशेंट हो सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं। और ज़ाहिर है हमारा थोड़ा सा जो ज़्यादा फोकस होता है बीइंग नर्सेज, हमारा हेल्थ से रिलेटेड, हमारा हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। तो इसलिए मैं आपको हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड आपको मैं एग्जांपल्स ज़्यादा देती हूँ। तो मेथड्स हम देख लेते हैं कि हमने जो लर्निंग नीड्स लोगों की आइडेंटिफाई करनी है, अपने पेशेंट्स की आइडेंटिफाई करनी है, तो उनको असेस करने के लिए हम क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले बेटा इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है। जैसे मैंने अभी लास्ट जो स्लाइड हमने पढ़ी थी सुबह में, उसमें मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस की थी कि लोग, जो कम्युनिटी के लोग हो गए, पेशेंट हो गए, यानी जिनकी भी आपने नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, जिनके ऊपर भी आपने काम करना है, तो उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है, उसमें जो फर्स्ट स्टेप है, ज़ाहिर है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में क्या होगा, अगर हम कम्युनिटी की एग्जांपल ले लें, हम हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स की एग्जांपल ले लें, हम क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स की एग्जांपल ले लें, तो अगर आप उनके साथ कोई इनफॉर्मल, फॉर्मल की फिलहाल बात नहीं हो रही, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन की बात हो रही है, आप उनके साथ फेस टू फेस बैठकर, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, इनफॉर्मली आपस में आप बातचीत कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इस तरीके से हमें ज़ाहिर है उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो उनकी ज़रूरियात हैं, जो उनकी लर्निंग नीड्स हैं, बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाएगी। इसके अलावा बेटे दूसरा मेथड होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ का। इसमें क्या होता है कि आप प्रॉपरली पहले इंटरव्यू को प्लान करते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाता है। अब उसमें बेटे जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हैं, उसमें क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में ये है कि फिर प्रॉपरली आप एक वन टू वन इंटरव्यू भी हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप जो है उनके साथ बैठ सकते हैं, और प्रॉपरली कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने बनाए होंगे, हमने एक यानी पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया होगा, इतना टाइम का इंटरव्यू होगा, और उसमें ये क्वेश्चनिंग होगी, हमने जो जो भी पेशेंट है हमारे या स्टूडेंट, उनसे हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। इस तरीके से हम उनकी जो लर्निंग नीड्स है उसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद बेटे फोकस ग्रुप आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि अगर किसी एक डिजीज़ के हमारे पास मल्टीपल पेशेंट है, तो जाहिर है उनकी जो नीड्स होंगी, वो जैसे अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए वूंड केयर, स्पेशली जो फूड केयर हो गई, उनकी डाइट हो गई, फिर इंसुलिन किस तरह से लगानी है, ये कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं, या कॉमन नीड्स आप कह सकते हैं, उनकी लर्निंग नीड्स हैं। तो फोकस ग्रुप यानी अगर किसी डिजीज़ की बात कर लें, या फॉर एग्जांपल एक ही जो प्रोफ होता है उसके स्टूडेंट्स हो गए, इस तरह से हम डायरेक्टली फिर क्या किया जाता है कि जनरली कॉमन पीपल से हम बात नहीं करते, आई मीन पूरी पॉपुलेशन से हम बात नहीं करते, फिर उसमें हम फोकस्ड करके उन लोगों का एक ग्रुप बना लेते हैं, और उनके साथ डायरेक्टली हम बात करते हैं टू असेस देयर लर्निंग नीड्स। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट बेटा मेथड जो यूज होता है दैट इज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर्स। ये जिस तरह से रिसर्च
سیم وہی چیزیں ہیں. آپ خود سے ایک پورا پراپر کوشچنئر بنا لیتے ہیں. اس میں اوبیسلی آپشنز موجود ہوتے ہیں اور سیلف ایڈمنسٹرڈ کوشچنئر ہے. اس میں آپ جو بھی آنسرز ہوتے ہیں وہ آپ فل کر کے تو وہ آپ فل کرواتے ہیں. یعنی اس میں اوپن اینڈیڈ کلوز اینڈیڈ دونوں قسم کے کوشچنز ہم ڈال سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیڈس اور پھر ہم اس کو فل کروا لیتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ کا مطلب سمپل یہ ہے کہ ہم جیسے خود سے چیزوں کو یعنی اسیس کر سکتے ہیں. ٹیسٹ اور آبزرویشن تقریباً سائڈ بائی سائڈ چلتی ہے کہ ہم لوگوں کی جیسے اگر آپ کو بلڈ شوگر لیول ہم نے ٹیسٹ کی, اگر وہ کنٹینیوسلی کسی ایک پیشنٹ کی ہائی جا رہی ہے, اٹ مینس کہ اس کو نہیں سمجھ آ رہا, وہ نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا کہ کس طرح سے مجھے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اس میں ہماری آبزرویشن اور ٹیسٹ جو ہے وہ بہت کام آتی ہے. اس کے علاوہ پیشنٹس چارٹس, یعنی پیشنٹ کے جو پیشنٹ کی جتنا بھی ریکارڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے, جو جس میں ظاہر تمام پیشنٹس کی رپورٹ موجود ہوتی ہے, تو ان کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اسیس کرنے کے لیے لرننگ نیڈس کو. تو یہ ڈفرینٹ میتھڈس ہیں جو ہم چاہے اسٹوڈنٹس ہوں, پیشنٹ ہو, ظاہر ہے جہاں جس طرح کی آپ کے آڈینس ہوں گے اور جس طرح سے نیڈ ہوگی اس طریقے سے ہم اس میتھڈ کو یوز کریں گے لرننگ نیڈس کو اسیس کرنے کے لیے. اچھا, لرننگ یہ جو ہم نے نیڈس پڑھی, لرننگ نیڈس پڑھی, اس کا فریم ورک پڑھا, میتھڈس پڑھے, اس سے ریلیٹڈ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. اور مین وائل میں سیکنڈ نیکسٹ لیکچر اپلوڈ کر لیتی ہوں.
ओके जी, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ अबाउट लेसन प्लानिंग। जी, पहले तो ज़रा थोड़ा-सा कुछ आपकी तरफ से मुझे इनपुट चाहिए। कोई भी जो भी आपको आइडिया है अबाउट द लेसन प्लानिंग, लेसन प्लान या लेसन प्लानिंग बेसिकली होता क्या है? कोई भी स्टूडेंट जिसे कुछ आइडिया है मेरे साथ शेयर कीजिए। व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग और व्हाट इज़ लेसन प्लान? जी स्टूडेंट्स, किसी को आइडिया है व्हाट इज़ लेसन प्लान? जी मैम कर रहे हैं। आंसर भी देना। लेसन प्लान क्या है? जी, व्हाट इज़ लेसन प्लान और व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग? ओके चलें, अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं या रिप्लाई करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मुझे रिप्लाई कर दें। मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ये टॉपिक। ऑब्जेक्टिव्स हमारे सबसे पहले देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू define lesson plan and discuss its purposes, and list the basic components of a lesson plan, explain lesson planning models, write down the steps to make a lesson plan, or practically you will be able to make a lesson plan. लेसन प्लान की जो डेफिनेशन है या लेसन प्लानिंग की, ये बेसिकली क्या होता है? दिस इज आउटलाइन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ लेसन arranged in the order in which they are to be presented to students by the teacher. For a successful and effective teaching, planning is the first and the most important steps. ओके, लेसन प्लान क्या है? सिंपल, किसी भी लेसन का, जो भी लेसन आपको पढ़ाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे मल्टीपल टॉपिक्स पढ़ा रही होती हूँ, अभी मैंने आपको जो है लर्निंग नीड्स के बारे में पढ़ाया था। किसी भी टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आउटलाइन करना और उनको फिर एक ऑर्डर में अरेंज करना, उस ऑर्डर में अरेंज करना कि जिस ऑर्डर में आप उसे स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करेंगे, उसे हम कहते हैं लेसन प्लानिंग। ठीक है जी, या लेसन प्लान, वो जो पूरा एक स्केच होता है, दैट इज कॉल्ड लेसन प्लान। ओके, मुबीन अली ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अच्छा जी, और ऑब्वियसली सक्सेसफुल टीचिंग के लिए और इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको पढ़ाने आते हैं क्लासरूम में, या आप भी जब कभी टीचर बनेंगे तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ये भी एक मेथड है कि आपकी क्लास का टाइम है, अच्छा जी आपको पता लगा आपकी क्लास का टाइम है, आपने उठाई चीज़ें, गए क्लासरूम में, पढ़ा पढ़ो के आ गए। दूसरा तरीका ये भी है कि प्रॉपरली आपको पता है आप कितने बजे क्लास, उससे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पहले आपने प्रॉपरली उसका प्लान बनाया, आपने प्री रीड किया चीज़ों को खुद से कि हमने क्या बच्चों को पढ़ाना है, ये देखा, उसमें क्या-क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको अपने तौर पे प्रिपेयर किया। पूरी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप गए, तो वो भी एक मेथड है। सो ऑब्वियसली ज़्यादा इफेक्टिव मेथड तो सेकंड वन ही है। सो हमने यहाँ डेफिनेशन पढ़ ली, ये स्केच है दैट इज लेसन प्लान, और ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड लेसन प्लानिंग। पर्पस क्या है, क्यों लेसन प्लानिंग हम करते हैं, क्या मकसद है लेसन प्लानिंग करने का, और बेनिफिट्स क्या है लेसन प्लानिंग के, क्या फ़ायदे होते हैं? A lesson plan is a road map of the instructions. सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि हमने important points को
उसमें से एक्सट्रैक्ट कर दिया है, अपने टॉपिक में से उन्हें हाईलाइट कर दिया है, फिर उन्हें अरेंज भी कर दिया है कि हमने इस सीक्वेंस से बच्चों को पढ़ाना है। सो ऑब्वियसली जो लेसन प्लान है वो इंस्ट्रक्शंस का एक रोड मैप होता है, यानी उस रोड मैप को हम फॉलो करके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आगे कम्युनिकेट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। It helps in achieving goals and objectives, and same can be said on the part of the students. अगर हम लेसन प्लान बना लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें पता होता है कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। दोनों एंड से टीचर के लिए भी हेल्पफुल होता है, उसे पता होता है कि मैंने अच्छा अपनी 1 घंटे की क्लास है, इसमें मैंने क्या अचीव करना है, मेरे क्या गोल है, मेरे क्या ऑब्जेक्टिव है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स को भी मालूम होता है। इसके अलावा क्या और पर्पस या बेनिफिट है? इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स और अवॉइड देम। ये ऑब्वियसली बहुत सी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे हमें बचाता है। किस किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी। आपकी प्रॉपर्ली पहले से प्लानिंग होगी, हैphazard नहीं होगी सिचुएशन, आपने प्री रीड किया हुआ होगा, आप बच्चों के क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर कर सकेंगे, बच्चों का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बच्चों की क्वेरी ज़्यादा अच्छे क्लियर होंगी। इट गिव्स रियलिटी चेक फॉर एवरी डे परफॉर्मेंस। इसके अलावा लेसन प्लान में प्रॉपर्ली हर चीज़ मेंशन होती है कि किस डेट को लेक्चर दिया गया, कितने टाइम के लिए दिया गया, क्या टॉपिक था, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव कवर हुए, क्या नहीं कवर हुआ। तो हर डे की जो परफॉर्मेंस है उसको रियलिस्टिकली चेक किया जा सकता है थ्रू लेसन प्लान्स। It improves the habit and attitude of the students, and it improves the teaching skills. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्वियसली आपने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी होगी, तो उस टीचिंग में और जो आप वैसे ही बस उठें और चले जाएं बच्चों को पढ़ाने, तो इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। इट मेक्स टीचिंग ऑर्डिनरी एंड ईजी। क्यों? क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमने किस चीज़ को कितना टाइम देना है, हमने क्या पढ़ाना है, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे क्या गोल्स हैं, एक प्रॉपर रोड मैप हमारे पास मौजूद होगा, हम उसे फॉलो कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली टीचिंग आपके लिए ईजी हो जाती है। It means when to include the interesting facts to attract the students' attention. It enables the teacher to impart the things the students can do at the best of their abilities. इसमें obviously फिर टीचर जो है लेसन प्लान में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी इंक्लूड कर सकती हैं, कि जैसे अगर आपने तो जो बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, वो आपके एंड के गोल हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोई जैसे कोई स्किल हो सकती है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, हम डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ाने के बाद उस पर रोल प्ले करवा सकते हैं, मॉडलिंग करवा सकते हैं, टू इवेलुएट द स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑब्वियसली जो लेसन प्लान है उसके अंदर इवेलुएशन का भी एक ज़ाहिर एक कंपोनेंट होता है, एक कॉलम होता है। सिर्फ यही तो नहीं होता कि हमने बच्चों को पढ़ा देना है, उन्हें इवेलुएट भी करना है कि उन्हें क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा। तो इसलिए इट अनेबल्स द टीचर कि वो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आपने जो भी सिखा दिया उसके बाद उनकी एबिलिटीज़ को भी आप जो है एवेलुएशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स देख लेते हैं लेसन प्लान के। लेसन प्लान के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, इसमें बेटा सबसे पहले तो लेसन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यूजुअली 3 to 5 ऑब्जेक्टिव्स हम लिखते हैं, उसके अंदर जो भी हमारा टॉपिक हमने पढ़ाना है उसके ऑब्जेक्टिव्स उस पे लिखे जाते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन आता है कंटेंट का, यानी जो भी कंटेंट आपने उसमें कवर करना है वो लिखा जाता है। फिर बेटे एक्टिविटीज़ और स्ट्रेटजीज़, यानी वो कंटेंट पढ़ाने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने के लिए आप क्या एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे या कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे, यानी लेक्चर मेथड हो सकता है, ग्रुप वर्क हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है। और नेक्स्ट आ जाता है रिसोर्सेज एंड मटेरियल नीडेड। वो कंटेंट के अलावा आपको कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए, जैसे अगर किसी की भी किस्म की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है,
और फिर हर ऑब्जेक्टिव का एक टाइम होता है बेटा, कि फॉर एग्जांपल अगर 1 घंटे का लेक्चर है, उसमें आपने एक टॉपिक कवर करना है, उसके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके 5 ऑब्जेक्टिव्स की, हर ऑब्जेक्टिव की डिफरेंट टाइमिंग होती है। उसके आगे लिखा जाता है, एक हम सेट करते हैं कितने मिनट्स में ये ऑब्जेक्टिव कवर होगा, इतने मिनट्स में ये ऑब्जेक्टिव कवर होगा। और जो लास्ट हमारा कॉलम होता है, दैट इज़ अबाउट असेसमेंट और एवेल्युएशन। यानी हमने तो पढ़ा दिया, अब हमने एवेल्युएट भी तो करना है ना बच्चों को, कि उन्हें समझ आई या नहीं आई, या सिर्फ हमने पढ़ा के तो हमारी जिम्मेदारी नहीं पूरी हो जाती। तो ये बेसिक कंपोनेंट है लेसन प्लान के। जो लेसन प्लान के डिफरेंट मॉडल्स हैं, द फॉलोइंग क्लासिक लेसन प्लानिंग मॉडल्स आर मोस्ट पॉपुलर इन लेसन प्लानिंग। उनमें जो कुछ पॉपुलर लेसन प्लानिंग के मॉडल्स हैं, गैगनीज फ्रेमवर्क है फॉर इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट, हंटर्स का 7 स्टेप लेसन प्लानिंग मॉडल है, और इसके अलावा 5 ईज लेसन प्लानिंग मॉडल है। ये डिफरेंट लेसन प्लानिंग मॉडल्स हैं, जिनको आई थिंक इतना लाइक आपके प्रैक्टिकली जो है लेसन प्लान बनाना, और प्रैक्टिकली आपका जो लेसन प्लान है उसको बनाना, और वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपको प्रैक्टिकली लेसन प्लान बनाना आना चाहिए, उसके कंपोनेंट आने चाहिए। बहरहाल ये मॉडल्स भी ज़ाहिर है अगर आप कोर्स में बुक में मौजूद है तो हम इन्हें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। गैग्नीज का जो फ्रेमवर्क है फॉर इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट, उसके जो पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ हाईलाइट किए थे। गेनिंग अटेंशन, यानी बेसिकली उनका ये है कि ये मॉडल ये कहता है कि हम लेसन प्लान्स जो हैं वो बेसिकली स्टूडेंट्स की अटेंशन को गेन करने के लिए बनाते हैं, और अपने लर्नर्स को बताने के लिए, इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो हमारे सीखने वाले हैं, जो हमारे लर्नर्स हैं, उनको भी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होता है। स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, और ऑब्वियसली हम जो कुछ पहले पढ़ चुके हैं, मैंने जैसे एंड में आपको बताया कि हर लेसन प्लान के बाद आपकी इवैल्यूएशन मौजूद होती है, तो ऑब्वियसली हम उसे रिकॉल कर सकते हैं अपनी प्रायर लर्निंग को। और लेसन प्लान जो है एक बेहतरीन तरीका है कंटेंट प्रेजेंट करने का, और लर्निंग गाइडलाइन या गाइडेंस प्रोवाइड करता है लेसन प्लान। और लेसन प्लान जो है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रैक्टिस, जो मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ और सिर्फ उसमें ये नहीं होता कि टीचर ने ऑब्जेक्टिव बना के और उन्हें डिस्कस कर लिया। उसमें जो भी जैसे अगर कोई स्किल है, किसी भी किस्म का काम करवाना है जिसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस शामिल हैं, तो लेसन प्लान आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है प्रैक्टिस के लिए भी। और प्रोवाइडिंग फीडबैक, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू इम्प्रूव एंड असेसिंग, क्योंकि देखें जब आप बच्चों को इवेलुएट करेंगे तो आपको फीडबैक मिलेगा कि अगर नहीं अच्छा रिजल्ट आ रहा या बच्चे नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, तो ऑब्वियसली आप सोचने पे मजबूर होंगे ना कि मैं इसको मज़ीद किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। और असेसिंग परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली जो हमारे लेसन प्लान्स हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम मल्टीपल तरीके होते हैं वो तो असेस करने के, बच्चों की परफॉर्मेंस को, टेस्ट हो सकते हैं, एग्जाम्स हो सकते हैं, पेपर्स हो सकते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ परफॉर्म करवा सकते हैं। इस तरह से हम अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस कर लेते हैं। और इन्हांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, इसके अलावा जो लेसन प्लान्स हैं वो ऑब्वियसली जो भी हमने पढ़ाया है, जो भी डाटा है, क्योंकि देखें स्टार्ट से हमें पता होता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे गोल क्या हैं, तो वो ज़्यादा हमें हेल्पफुल रहता है कि जितना भी जो भी डाटा है, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो रिटेन भी रहें, और इजीली जो है वो दूसरे शख्स तक ट्रांसफ़र भी हो, यानी लर्नर्स तक ट्रांसफ़र भी हो। ओके चलें, इनफैक्ट 45 से ऊपर ही टाइम हो गया है मेरे पास, तो इट्स अटेंडेंस टाइम, हम यहाँ स्टॉप करते हैं। आप अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट फ्राइडे को जो है हम इसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अभी सब स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें।
ओके बेटा, सॉरी, मुझे सुबह भी एक स्टूडेंट ने कहा था स्लाइड्स के लिए। मुझे पहले तो ये बता दें कि स्लाइड्स कौन सी सेंड करनी है आपको। मुझे ये बता दें बेटा, आपके पास कहाँ तक जो है स्लाइड्स मौजूद हैं, ताकि मैं उससे आगे फिर आपको बना हुआ है ना, आई थिंक हमारे पास थर्ड ईयर का भी ग्रुप, तो मैं उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। बेटा जो भी स्टूडेंट है, आई थिंक किसने मुझे कहा है अभी, या कोई भी बता दे, कोई भी स्टूडेंट मुझे बता दे रिगार्डिंग स्लाइड्स, तो मैं उससे आगे फिर आपको स्लाइड्स सेंड कर देती हूँ। अच्छा नबीला, आप कोई नहीं मिली, ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो है सेंड कर देती हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी लेक्चर ख़त्म होने के बाद सेंड कर दूंगी। अभी आप अटेंडेंस मार्क करवा लें।
بیٹا ماریہ طاہر اپنا رول نمبر بتائیں ذرا. آپ کا نام مجھے نہیں مل رہا. ماریہ طاہر اپنا رول نمبر بتائیں. اوکے ماریہ مل گیا مجھے. اوکے اسٹوڈینٹس اٹینڈنس ہو گئی ہے. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کسی کلاس میں اپنی جو ہے اسے کنٹینیو کریں گے. اور ابھی میں آپ کو سلائڈ شیئر کر دیتی ہوں. اوکے جی ٹیک کیئر. اللہ حافظ.